हेलो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में स्टडी करने वाले में हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है और ये डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, और जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसमें वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और जो हमारा डाइजेशन का है वो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज का जो टॉपिक रहेगा स्टडी का वो रहेगा हमारा न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और तीत। इन तीन टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग को पता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे अगर किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसे उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो एनर्जी है ये उसे मेनली फूड के फॉर्म में जो होता है वो मिलता है, और जो फूड होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे सेल्स तक पहुंचता है, और ये न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये एनर्जी के प्रोडक्शन में, और ये जो एनर्जी होता है इस एनर्जी का फर्दर यूटिलाइजेशन हमारा जो डिफरेंट वाइटल प्रोसेस है, हमारे जो बॉडी में वाइटल प्रोसेस है उनके परफॉर्म के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फूड क्या होता है और फूड में वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिशन किस तरह से हमें मिलता है। फिर हम लोग डाइजेशन को देखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमारा इंजेशन का प्रोसेस होता है, साथ ही साथ जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, फूड में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है उसका बॉडी के द्वारा यूटिलाइजेशन होता है। तो न्यूट्रिशन जो होता है ये हमारा दो प्रोसेस होता है। पहले होता है इनटेक ऑफ फूड, और जो सेकंड होता है वो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय आवर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स है उसका यूटिलाइजेशन। अब है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये वो सब्सटेंस हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है और जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उनके वाइटल एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के लिए, एनर्जी के जो प्रोडक्शन है उसके लिए, और जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें फूड से मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे हो गए, these are organic substance which are required by our body to obtain energy and perform vital activities।
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के द्वारा उसको फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। साथ ही साथ जो हमारे वाइटल एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उसे परफॉर्म करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसे 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, और जो हमारे ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। यानी कि एनर्जी जो ऑब्टेन करता है बॉडी वो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट से ही ऑब्टेन करता है। ये हमारा, अगर हम फूड की बात करें तो ये फूड में पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे बॉडी इजीली किसी भी तरीके के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होता है कि इस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसे सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारे सेल्स तक पहुंचता है, और सेल्स क्या करता है, उस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, उसे अपने जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसके लिए उसे मेटाबोलाइज कर लेता है, और हमें हमारे बॉडी को एनर्जी इस तरह से मिल जाता है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये हमें लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ये सिंपल फॉर्म में होते हैं। ऑलरेडी ये सिंपल फॉर्म में होते हैं। ऑलरेडी चूंकि ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सिंपल फॉर्म में होते हैं, इसलिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी को इसे डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये इजीली हमारे जो सेल्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें ये रिक्वायर्ड होता है। अब है कि जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी रिक्वायर्ड है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी रिक्वायर्ड है, फिर इनमें डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि एनर्जी हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट से मिलता है। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है ये हमें, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें ये हेल्प करता है और ये रिक्वायर्ड होता है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह से जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए ये हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो इससे हमें एनर्जी मिलता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलता है। और अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एनर्जी तभी देगा जब इसका डाइजेशन होगा। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? डाइजेशन होगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होगा। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की तो ये होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये हमारे
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी का मेन सोर्स होता है। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो होता है ये हमें ग्रोथ और जो हमारे बॉडी के अंदर रिपेयर होता है उसमें ये हेल्प करता है। तो प्रोटीन्स हमारा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट इसकी क्वांटिटी लेस रिक्वायर्ड होता है। अगर हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है ये हमें लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है। और अगर हम बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। चूंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में केवल हेल्प करता है, तो इसका क्वांटिटी लेस होता है, ये डाइजेशन इसका नहीं होता है और ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। ये हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ये हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें आगे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलता है और न्यूट्रिएंट्स से जो हमें फूड से मिलता है, इस न्यूट्रिएंट्स का जब हम बात करें यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी के द्वारा होता है तो इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये टोटल 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसे हम स्टडी कर लेते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस है ये टोटल 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये जो प्रोसेस है ये हमारा 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो न्यूट्रिशन हैज 5 स्टेप्स, या कह सकते हैं न्यूट्रिशन में टोटल जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड जो प्रोसेस होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन एंड फाइनल प्रोसेस वो होता है इजेशन। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है पहले फूड के फॉर्म में उसका इंजेशन होता है। जो हमारा बॉडी है वो सबसे पहले इंटेक करता है, फूड इंटेक करते हैं हम लोग, और फूड इंटेक करने के बाद क्या होता है उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस, जो कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। उसके बाद हमारा जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारा बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, खास करके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें परफॉर्म होता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसका यहां पे क्या होगा एब्जॉर्प्शन होगा। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये ब्लड या लिम्फ के थ्रू होता है। जो हमारे दूसरे सिस्टम्स होते हैं उसके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद ब्लड और लिम्फ जब इसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो फाइनली ब्लड के द्वारा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारा पहुंच जाता है सेल्स तक, और सेल्स तक पहुंचने के बाद वहां पे जो हमारा बॉडी होता है वो इस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो वहां पे सेल्स होते हैं वो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। ये जो प्रोसेस होता है डाइजेस्टेड जो हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका सेल तक जाना और सेल के द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लेना, उसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, जो कि एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। यहां पे सेल इसे एसिमिलेशन हो जाता है। एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड हैं जिनका फर्दर डाइजेशन नहीं हो सकता,
उनका क्या होता है, बॉडी के द्वारा जो एनवायरनमेंट में होता है उसे रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। तो जो हमारा इंजेशन है वो हो गया इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड बाय बॉडी। सेकेंड जो डाइजेशन है ये हो गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स into simple absorbable organic molecules। ये होता है डाइजेशन। जो नेक्स्ट हो हमारा वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ये डाइजेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद होता है, जिसमें जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स get absorbed by lymph और ब्लड। लिम्फ या ब्लड के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूट्रिएंट्स किस तरह के होते हैं उसके बेसिस पे ये ब्लड या लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर ये जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल्स के द्वारा अगेन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वहां पे जो हमारा सेल होता है उसमें जो डाइजेशन का फर्दर प्रोसेस होता है वो परफॉर्म होता है। कह सकते हैं इनटेक ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय सेल्स। इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। इजेशन जो होता है ये हमारा फाइनल स्टेप है। इस स्टेप में जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं उसका जो हमारे अलग डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा डिफरेंट पार्ट है जैसे कि एनस, इसके थ्रू ये क्या हो जाता है, इसे बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इसे एक्सक्रीटा या फीकल मैटर भी कहते हैं। दीज आर इन दिस फाइनल प्रोसेस अनडाइजेस्टेड organic molecules which is also known as fecal matter or excreta gets released बाय आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, ये एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से हमारा ये न्यूट्रिशन का फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम जो अभी समझने वाले हैं नेक्स्ट, वो समझने वाले हैं डाइजेशन से रिलेटेड। जो नेक्स्ट हमारा है वो है डाइजेशन। ये डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, ये डाइजेशन प्रोसेस हमारा है जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिफरेंट एक्टिविटी के द्वारा ये क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे ही हम लोग डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा अनसोल्युबल या फिर बोले अनएब्जॉर्बेबल, इनसोल्युबल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सबसे पहले क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो होता है हमारा, ये जो होगा हमारा
ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एब्जॉर्बेबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सोलुबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और फर्दर इसका जो होता है एसिमिलेशन होता है, और एसिमिलेशन के बाद ये जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी जो होता है वो मिलता है। तो अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन टोटल 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस होता है, ये एक हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस है। और अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 2 प्रोसेस होते हैं। डाइजेशन का अगर हम बात करें तो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन 2 मेथड्स, इन 2 वेज। वो किस तरह से होंगे? 2 वेज कहना सही नहीं होगा, ये होगा 2 मेथड्स। डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय 2 मेथड्स। वो कौन कौन सा मेथड होगा? पहला मेथड होगा, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसे सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है। जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ये एक सॉलिड फॉर्म में भी होता है, तो इसे सबसे पहले क्या होता है, इसे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होता है, जो प्रोसेस हमारा मैकेनिकल मेथड के द्वारा कंप्लीट होता है। मैकेनिकल मेथड के द्वारा, यानी कि इसमें क्या होता है, जो क्रशिंग है, ग्राइंडिंग है, इस तरह के प्रोसेस होते हैं। और हमारा जो फाइनली ऑर्गेनिक जो सॉलिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा सेमी सॉलिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है ताकि जो हमारा नेक्स्ट जो दूसरा प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं केमिकल मेथड, इस केमिकल मेथड में क्या होता है, जो हमारा केमिकल है यानी कि एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसे ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके फाइनली इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो आसानी से क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। और साथ ही साथ ये क्या हो जाए, ये हमारा जो आगे बात करें, जैसे कि मैकेनिकल प्रोसेस में क्या हुआ, ये स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट इसलिए हुआ ताकि जो हमारा केमिकल मेथड है, इस केमिकल मेथड के द्वारा उसे लार्ज सरफेस एरिया मिल सके और उस पे वो अपनी एक्टिविटी कर सके, और उसे फाइनली जो है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सके। तो ये हमारा केमिकल मेथड होता है, या फिर हम इसे केमिकल प्रोसेस कह सकते हैं। एक मैकेनिकल मेथड या मैकेनिकल प्रोसेस, और दूसरा हो गया केमिकल मेथड या केमिकल प्रोसेस। तो इस तरह से ये हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब है, ये हो गया हमारा डाइजेशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैकेनिकल मेथड से ये हो गया और केमिकल मेथड से टूट गया। अब है, अगर हम डाइजेशन की बात करें, इसमें क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसका डाइजेशन हुआ और ये कन्वर्ट हो गया सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ये कन्वर्ट हो गया सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हमारा मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड भी इन्वॉल्व होता है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ये एक हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस होता है। तो अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, जो कि हमारा साइज की अगर बात करें तो इसका साइज लार्ज है, और अगर हम बात करें इसकी सोल्युबिलिटी की तो ये इनसोल्युबल है, यानी कि वाटर में ये सोल्युबल नहीं हो पाता है। अगर ये वाटर में सोल्युबल नहीं हो पाएगा तो ये इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, और अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ये सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगा, और सेल्स तक जब ये पहुंच नहीं पाएगा तो वहां पे जो एनर्जी प्रोडक्शन का है वो एनर्जी प्रोडक्शन यहां पे नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या होता है, इसका हो जाता है डाइजेशन।
डाइजेशन होने के बाद ये हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यहां पे क्या होगा, जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, जैसे कि ये हमारा पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में है। अगर हम फूड की बात करें जिसमें हम लोग कुछ भी ऐसा चीज खाते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, इस तरह के खाते हैं, तो इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें जो प्रेजेंट हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में है, लेकिन जब ये हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब ये हमारा क्या होता है, ये मोनोसेकेराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये मोनोसेकेराइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तब हम इसकी अगर साइज की बात करें तो ये हमारा सिंपलेस्ट साइज होता है, यानी कि वेरी स्मॉल साइज का होता है, सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, यानी कि ये पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। जब ये वाटर सोल्यूबल होते हैं तो ये हमारा आसानी से जो ब्लड है या लिम्फ है उसमें, ये जो ब्लड है इस ये ब्लड में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो हमारा मोनोसेकेराइड है जैसे ग्लूकोज, ये आसानी से सेल्स तक पहुंच जाता है, और सेल्स तक पहुंचने के बाद ये आसानी से क्या होता है, सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है, और फर्दर मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये हमारा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके थ्रू ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो इस तरह से ये हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम डाइजेशन का बात करें तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस से हमारा क्या होता है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जो हमारे पूरे के पूरे प्रोसेस हैं वो हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा फूड है और किस तरह का फूड है। उसी फूड के बेसिस पे हमारा क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है, मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस, वो सारे परफॉर्म होते हैं। अगर हमारा फूड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच है तो उसका डाइजेशन होता है। अगर हमारा फूड अगर बात करें कि अगर उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसका डाइजेशन नहीं होना है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए हमारा जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स। तो मिनरल्स और विटामिन्स का अगर हम बात करें तो इसका डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में जो केमिकल मेथड होता है इसमें बहुत सारे जो हमारे मिनरल्स होते हैं उसका रिक्वायरमेंट होता है। ये मिनरल्स क्या करते हैं, ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उनको इंक्रीज करने या डिक्रीज करने का काम करता है। इस तरह से हमारा जो होता है ये डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, जो हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो फूड है वो फूड किस तरह का है, और उस फूड के अंदर जो है वो हमारा न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में है, वो न्यूट्रिएंट्स क्या हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा वो, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी कि वहां से अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल का, तो एलिमेंट्री कैनाल एक सिंपल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और इस पार्ट्स में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसमें माउथ होता है, इसोफेगस होता है, स्टोमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस, जिसके थ्रू हमारा जो इजेशन वाला प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स मिल करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है और ये हमारा आगे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए यही, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे क्या कि डाइजेशन में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से हेल्प करता है और कौन कौन से वो पार्ट्स हैं और कौन कौन से फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।